ऑल एंड आज के लाइव सेशन में हम लोग दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो पिछली बार जो लाइव सेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं सेक्टर का। मैं आरएसआई की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने शायद ये सोच लिया कि आरएसआई के बारे में आपको पता है कि मैं आरएसआई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो ये में वगैरह ही रहता है। एक तो ये टॉपिक रहेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ को किसी सेक्टर को कैसे दिखते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी एक आपके पास स्टॉक है, 10-15 स्टॉक है आपके लिस्ट में, और आप उसमें से किसी में ट्रेड करना चाहते हो, तो पर अगर आपको किसी सेक्टर का रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल आईटी में है, तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और आपके अगर वॉच लिस्ट में कोई ऐसे स्टॉक हैं जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छा है और वॉच लिस्ट में भी है, तो उससे उस पर अगर आप लोग ट्रेड लेते हो तो उसके जो सक्सेस होने के या प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा देखता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, किसी एक स्टॉक को लेने से पहले। और एक हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट क्वार्टर है, जो इससे पिछला वाला जो क्वार्टर था, उसमें जितने सारे स्टॉक आए थे, उन स्टॉकों को 8-10 स्टॉक जो मैंने एग्जांपल निकाले हुए हैं कि उन 8-10 स्टॉकों को मैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है। मतलब कैसे एंट्री ले सकते थे हम, कैसे एग्जिट ले सकते थे। देखो, बहुत आसान है ये बताना पुराने हिस्टोरिकल डेटा को देख के, कि आप बोल सकते हो ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पे बाय आया था, यहाँ पे सेल आया था। बट वो ये सिर्फ इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे रिएक्ट करते है ना। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है, इस वाले क्वार्टर के स्टॉक्स नहीं होंगे, लास्ट क्वार्टर के होंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। और अब उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं जाता हूँ कुछ स्टॉक जो लास्ट क्वार्टर के थे उनको डिस्कस करते हैं। सवाल थोड़े से हम लेट लेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ दोनों चीज़ें, उसके बाद मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगा, ठीक है। तो पहले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो लास्ट क्वार्टर के हैं, प्रीवियस क्वार्टर के। तो सबसे पहले ना, प्रीवियस क्वार्टर का जब मैं ट्रेड ले रहा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, वॉच लिस्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से जो है ना इनिशिएट करते हैं ट्रेड। तो सबसे पहले अगर आप जब भी स्टार्ट करते हो, क्वार्टर जब स्टार्ट होता है, तब आप ये देख लिया करो कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। अगर आप इसमें देखते हो कि निफ्टी को देखोगे, जो जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, अगर मान लो रिजल्ट आना चालू होता है 15 डेज के बाद, है ना, तो मान लो दिसंबर का रिजल्ट खत्म हुआ होगा, तो जैन 13-14 के बाद से रिजल्ट आना चालू हुए होंगे, आपके पास स्टॉक आए होंगे, और 1-1.5 महीने तक आते रहते हैं रिजल्ट्स। तो मैंने इस एरिया को हाईलाइट किया हुआ है कि जो प्रीवियस क्वार्टर के जो निफ्टी का ट्रेंड कैसा था। अगर आप स्टार्टिंग में आप देखोगे, जब स्टॉक आ गया, आप लेना चाहते हो, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे कि मतलब जो ओवरऑल मार्केट का है उसका ट्रेंड कैसा है। तो अगर मान लो इस एरिया से जो है रिजल्ट आना चालू हुए हैं, है ना, तो अगर आप ये देखते हो कि सारे ईएमएज उस टाइम के, ऑब्वियसली ईएमएज लैगिंग इंडिकेटर होता है, तो ये थोड़े बहुत चेंज होंगे, उस टाइम का थोड़ा सा सिचुएशन में भी अलग होगा। बट मोटा मोटा जो है ना, सारे ईएमएज जो है, ये सारे जो 10 से लेके 100 ईएमएज हैं, एक दूसरे के नीचे थे। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड तो था नहीं। अगर आप ये 15 जनवरी के बाद अगर आप ट्रेड की बात करोगे, तो उसमें ज़्यादा ट्रेंड तो कुछ है नहीं, क्योंकि सारे ईएमएज एक दूसरे के नीचे हैं, है ना, क्योंकि उल्टा हो रखा है। 10 वाला जो है रेड लाइन है, फिर 20 ऐसे करके है। तो इस वाले सिनारियो में जो है, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देख के लेना पड़ेगा, है ना, कि अगर ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नहीं है और आपका मान लो कैपिटल है, लेट से 10 लाख का कैपिटल है, तो आप जो है पूरा का पूरा उन वाले सिनारी इस वाले सिनारियो में जो है पूरा नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऑफ कैपिटल होना चाहिए या 40% ऑफ कैपिटल होना चाहिए, जब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा हो। अगर मान लो इसी इसी सिचुएशन में अगर मान लो मार्केट बहुत अच्छा होता और ईएमए सारे एक दूसरे के ऊपर होते, तब आप 100% कैपिटल पे जा सकते हो, है ना, और डिवाइडेड इनटू 10 स्टॉक्स। बट इस वाले सिनेरियो में तो फर्स्ट थिंग जब मैंने देखा इसको, तो मैंने सोचा कि अब मार्केट जब सेंटीमेंट अच्छा नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो साइज को जो है, ये कैपिटल इन्वेस्टेड जो उसका जो साइज है, उसको कम करना चाहिए। तो इस वजह से जो है कि बैकअप द माइंड ये रहना पड़ेगा कि थोड़ा मार्केट अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा
देख के लेना पड़ेगा, है ना। तो अब ये जो स्टॉक है मैंने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, मैंने जब लास्ट अपसर्ज वाला जो पॉडकास्ट था तो उसमें भी दिखाया हुआ था, आप लोग चेक कर लेना। तो उसमें एक स्क्रीनशॉट था जिसमें उस डेट तक जितने स्टॉक आए थे उनके बारे में था, है ना। तो अब ये सारे स्टॉक्स हैं, अलीवर्स है, बालू फोर्ड, शक्ति पंप, ये सारे लास्ट क्वार्टर के स्टॉक हैं, इस क्वार्टर के नहीं है, ये ध्यान रखना है। और एक एक करके हम देखते हैं उसमें किस तरह से एंट्री बन सकता था और किस तरीके से एग्जिट बन सकता था, है ना। तो ये जो अलीबस वाला है, इसको मैंने उस वाले पॉडकास्ट में भी अच्छे से बताया था कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है करके, है ना। तो मान लो अब ये जो येलो हाईलाइट मैंने किया है, ये वाला जो डेट है, यहां पे रिजल्ट आया था, ये इस वाले डेट पे रिजल्ट आया था। ये मैं सारे एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि आगे का तो हमें पता नहीं था क्या होने वाला है, बट हमें ये पता है कि निफ्टी का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, सारे इमेज एक दूसरे के जो है नीचे हैं। तो अब क्या है, जैसे अगर हमारी स्ट्रैटेजी जो हम लोग फॉलो करते हैं, अगर उसके बेसिस पे देखोगे तो ये क्या हुआ, नीचे आया अगले दिन, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो स्ट्रैटेजी ये कहता है कि ये में के आसपास आता है तो एंट्री करना चाहिए। तो मैंने शायद एंट्री लिया था, मुझे याद नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए शायद। तो जब ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, यहाँ पे आप एंट्री ले लो। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो फिर आपका एसएल क्या होगा कि ईएमए के जहाँ पे काटेगा तो आपको एसएल लेना पड़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं काटा होगा, ईएमए थोड़े चेंज हो गए होंगे मे बी, तो ये नहीं काटा मान लो, फिर ऊपर जाता रहा। तो दो ऑप्शन बचते हैं इस वाले ट्रेड को मैनेज करने का। एक तो ये कि आप अगर 10% सोच के बैठे हो तो 10% या 8 to 10% लेके चले जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो बाय रूल क्या कहता है कि जब ईएमआई को अच्छी तरीके से काट देना स्टॉक, अगर मान लो ये वाला कैंडल देखोगे 8-10 दिन बाद ये अच्छे से काटा है उसने, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो आप यहाँ एंटर भी करते हो और यहाँ एग्जिट भी करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाओगे, है ना। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ले सकते थे, लेके अपना प्रॉफिट लेके आप लोग एग्जिट कर सकते थे। सेकेंड कंपनी है बालू फोर्ज, ये कंपनी बड़ा अभी लोगों के बातों में है। इस वाले में क्या हुआ, बालू फोर्ज में जब दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ इस वाले डेट पे हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई ट्रेंड ही नहीं है इसमें, जबकि इसके रिजल्ट फंडामेंटली ठीक थे, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, ठीक रिजल्ट थे। तो बट अगर आप ये देखते हो कि सारे ईएमए एक दूसरे के नीचे हैं, है ना, तो इस वाले स्टॉक में एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनता है ना, चाहे रिजल्ट अच्छा भी होगा। अगर इस तरह के सिनारियो आप देखते हो किसी स्टॉक में कि सारे ईएमएज एक दूसरे के नीचे हैं, तो उस केस में आपको लेना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप इस पे मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री नहीं लेते हो तो देखो आगे जाके गिरता ही रहा। हाँ, अगर मान लो ये ऐसा होता कि यहाँ से फिर ऊपर जाता, फिर ये में क्रॉस कर जाते, तो वहाँ पे फिर हमारे जो टेक्निकल चार्ट स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ करके आप लोग ले सकते हो, है ना। तो इसमें तो बना ही नहीं सेटअप, तो इसको छोड़ सकते हैं। शक्ति पंप ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हुआ, दिसंबर क्वार्टर में इस डेट पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद ना ये गिरता रहा है। तो हमारी एक ये भी थॉट प्रोसेस रहना चाहिए, जब भी कोई स्टॉक अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करता है, रिजल्ट अच्छे थे शक्ति पंप के अगर लास्ट वाले क्वार्टर में देखोगे, दिसंबर वाला क्वार्टर में, उसके बाद क्या हुआ, ये गिरता रहा ऐसे करके, है ना, गिरता रहा, तो हम यहाँ पे बनता नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आके क्या हुआ कि सारे ईएमए, अगर मान लो कोई ईएमए वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो यहाँ पे कहीं पे भी ईएमए के एंट्री बनता है, तो ये 100 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे अगर मैंने मान लो एंट्री लिया है, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लू एरो कर रखा है मैंने, क्योंकि एक दूसरे के ईएमए सब एक दूसरे के ऊपर थे तो एंट्री बन सकता है इसमें। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका 8% का एसएल है, तो फिर वो ऊपर गया, फिर उसके बाद आता है, फिर एसएल को वो हिट करता है, यहाँ पे आके इस वाले जोन में जो है एसएल हिट होता है, तो आप एग्जिट कर लो। तो अगर अभी मोटा मोटा देखते हैं तो दोनों बालू फोर्ज में तो एंट्री, अगर मान लो 10 दिसंबर क्वार्टर वाले स्टॉक वाले में है, तो अगर आप 10 स्टॉक में से आपके वॉच लिस्ट में मान लो ये 10 स्टॉक है फॉर एग्जांपल, तो दो में तो एसएल हिट हुए हैं 88% का, है ना, 8 to 10% आप निकल जाओ उसमें। बालू फोर्ज में एंट्री नहीं बनता था लास्ट क्वार्टर में। सिलचर टेक अब अच्छा भाग रहा है, तो लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, इस वाले पे रिजल्ट इसका अच्छा आया था, फंडामेंटली भी अच्छा था ये, बट यहाँ पे रिजल्ट आया, फिर देखो ईएमए सारे, और रिजल्ट के बाद ये देखो गिरता ही रहा है, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ईएमए के बहुत सारे जो ईएमए के ये नीचे हैं, तो फिर इस वाले केस में आप एंट्री नहीं कर सकते हो ना। तो एक क्राइटेरिया ये भी है, जब आप लोग एंट्री करते हो
तो ये ध्यान रखना कि सारे ईएमएस एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। जो आप 10 टू लेके 100 ईएमएस लगाते हो तो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में था ही नहीं, तो इसमें एंट्री भी नहीं बनता है, रिजल्ट चाहे कितना भी अच्छा हो। सेम स्वराज इंजन में भी है। इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे जो है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना 17 जैन को। उसके बाद ये गया, ये ईएमएस ऊपर ही थे एक दूसरे के, फिर रिट्रेस हुआ। तो स्ट्रैटेजी कहता है कि जब आगे रिजल्ट के बाद भागता है फिर रिट्रेस होता है तो फिर ये एंट्री करनी चाहिए। तो यहाँ पे एंट्री मैंने किया था शायद इसमें। तो यहाँ एंटर करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन, या तो अपना 8 to 10% प्रॉफिट पे निकलो, या फिर क्या करोगे, जहां से एंट्री किया है वहां से 8 to 10% का एसएल है, तो आपने यहाँ मान लो एसएल लगा के रखा है, तो यहां तक तो आप वेट कर लो, है ना। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो है एसएल आपको लेके निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आगे जाके बढ़ा है तो ये मत सोचो कि सारे स्टॉकों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए गया नीचे है, जहां पे एसएल का आपका लगाया हुआ है वहां पे उसको स्ट्रिक्टली एग्जिट करना है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद बहुत ज़्यादा भी नीचे जाए ना, तो इसलिए यहाँ पे एग्जिट बनता है इसका। तो अब ये तीनों चारों में से अगर आपके तीन चार स्टॉक में से अगर एसएल हिट होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सेंटिमेंट खराब है, जो कि निफ्टी में था उस टाइम पे। अगर आप अभी जब हमने देखा था तो सारे ईएमएस एक दूसरे के नीचे थे, ट्रेंड नहीं था। तो कम कैपिटल से क्या हुआ, अगर मान लो 2-3 एसएल हिट होते भी हैं आपके, या मान लो सारे का ही एसएल हिट हो जाता है, तो क्या होगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का 8 to 10% चले जाएगा, है ना। और मान लो 1-2 बच गए और एक ही स्टॉक या 2 स्टॉक में अगर होता है तो 1 to 2% ऑफ कैपिटल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप लेते हो ना स्टॉक, तो आप 10 में डिवाइड करो। ये मत सोचो कि हमें बहुत कुछ आ गया, हमें फंडामेंटली बहुत कुछ पता है तो हम सब कुछ कर लेंगे करके, वो नहीं होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस जो है बहुत खराब चीज है ट्रेडरों के लिए, तो उससे दूर रहा करो। नेक्स्ट देखते हैं JWL। इसका भी रिजल्ट अच्छा था, ठीक ठाक था जितना मुझे याद है। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सारे ईएमएस एक दूसरे के नीचे हैं, उसके बाद वो गिरता ही रहा है, तो इसमें तो एंट्री बनता ही नहीं है ना। अगर ईएमएस के सारे एक दूसरे के ऊपर होते या कोई प्रीवियस हाई होता, कुछ होता, तब हम देखते, तो इस पर तो एंट्री नहीं बनता है। एलिकॉन भी देख लो, लास्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट जितना मुझे याद है ठीक ही था, एवरेज था। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद। और ये सारे ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट खराब है मार्केट का। तो कुछ भी चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो ना, तो स्टॉक सारे ही गिर रहे थे तो ये भी गिर रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका रिजल्ट खराब था। इसीलिए जो है थोड़ा सा इंडेक्स को पहले देखना पड़ेगा आपको, कि इंडेक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कि ईएमएस एक दूसरे के ऊपर है, रिट्रेस हो रहे नहीं हो रहे, उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। बट फिर भी आपको अगर ट्रेड लेना ही है तो फिर ये सारे जो एग्जाम्पल है ये बताने के लिए है कि जब एसएल आता है ना तो आपको एसएल लेना पड़ेगा। ये मत सोच के बैठो कि हम लोग एसएल जो है वापस आ जाएगा क्योंकि रिजल्ट बड़ा अच्छा है। जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि अपना प्लान तो यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, तो फिर उस केस में नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद सिग्नीटेक इस बार रिजल्ट अच्छा है, बट इसमें भी सेम एसएल हिट हुआ है। तो अगर मान लो यहाँ रिजल्ट आता है फिर उसके बाद भागा ये, और ये में बाद में चेंज हो, तो ये में रिट्रेस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री बनता है जो स्ट्रैटेजी कहता है। बट एंट्री बनता है तो साथ में एसएल भी है ना, तो आपका एसएल इसके 8 to 10% यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल हिट होगा, आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो जब भी आप इनिशिएट करते हो और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब है, स्टॉक में एंटर करते हो, ओवरऑल सेंटिमेंट खराब है, तो आपको स्टॉप लॉस लेके ही उसको लेना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड में सवाल लेता हूं। GRSC अब एक स्टॉक ये था, ये इस बार देखो कहाँ भागा है, ये बड़ा अच्छा है ना। पर लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट इसके खराब कोई नहीं थे, रिजल्ट तो अच्छे थे इसके, मतलब एबव एवरेज थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजल्ट आया उसके बाद ये गिर ही रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री बनती नहीं, और सारे ईएमएस एक दूसरे के नीचे थे। ईएमएस बाद में प्लॉट होते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए मैं कहता हूँ ये लैगिंग इंडिकेटर है, आगे वाले ध्यान रखा करो। अब अगर इसका आगे देखोगे, ये तो दिख रहा है ना, चाहे लैगिंग इंडिकेटर हो, बट सब ईएमए के दूसरे के ऊपर है ना, तो इस तरह की चीज़ों पे करना है। तो मोटा मोटा अगर आप ये सारे देखोगे 10 स्टॉक में, 8 या 9 है शायद, तो सब में जो है एसएल हिट हुए हैं, है ना। अगर मान लो इसमें से आपने 5 में भी लिया होगा तो 7-8 में एसएल हिट हुआ है। तो अगर आप स्ट्रिक्टली इसको नहीं फॉलो करते एसएल को, तो फिर तो सब पे जाता, है ना। आप जैसे बाकी लोग सारे 20-30% डाउन थे, तो आप लोग भी होते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितना भी अच्छा रिजल्ट हो ना,
बिल्कुल ये ब्लाइंडली ये मत सोचना है कि इसमें तो वापस आना ही आना है करके। अगर इसमें देखो कुछ तो आ भी गए, बट उस ट्रेड पे निकल के आप दो, बाकी बाद में जब सारे टेक्निकली ठीक हो जाएगा तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज़ था पुराने स्टॉक का। अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आप लोग लिखना, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। इन्हीं स्टॉकों के बारे में लास्ट क्वार्टर से रिलेटेड है ना। अब एक चीज, अच्छा इसमें मैं ये कह रहा था कि कोई मुझे लास्ट टाइम पूछ रहा था कि 8 to 10% जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है सेल। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये 10 लाख से कैपिटल है आपका, है ना। आपने सोचा कि 10,000 जो है, सॉरी 1 लाख जो है एक स्टॉक पे लगाना है आपको, है ना। अगर 1 लाख लगाते हो और मान लो 10% एसएल लेते हो तो इट्स 10,000। अगर 10,000 का एक स्टॉक पे लॉस होता है, आपने 10 लेने हैं, एक स्टॉक पे जो 10% का लॉस हुआ वो आपके कैपिटल का तो 1% होगा ना। कोई मुझे लास्ट टाइम पूछ रहा था कि 8 to 10% तो बहुत ज़्यादा एसएल होता है। तो आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो 8 to 10 तो रहेगा ना उस पर। ये नहीं कि आप 2% पे एंट्री कर लो, क्योंकि आप ना शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो। आप ये नहीं कर रहे हो कि क्या कहते हैं इंट्राडे कर रहे हो, या फिर बहुत क्या कहते हैं इंट्राडे, मतलब वीकली वाला छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप इसलिए क्या करा करो, 8 to 10% तो रहेगा, क्योंकि आप डेली कैंडल देखते हो। डेली कैंडल में जो है ना 8 to 10% इज ए मैनेजेबल स्टॉप लॉस, इसको लिया जा सकता है, विच इज 1% ऑफ योर कैपिटल। अगर आप क्या करते हो 10 स्टॉक में इसको डिवाइड करते हो। हाँ, बट अगर आप 2 में डिवाइड कर दोगे, अब मान लो तुम सोचते हो कि मैं 2 ही लूंगा, 5 लाख एक पे लगा दिए तुमने, तब 50,000 होता तो 5% ऑफ कैपिटल है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 10 मिनिमम जो है 10 स्टॉक होने चाहिए। एक सवाल और था कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, है ना। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए देखो 2 ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, बहुत सारा कैलकुलेशन करो बैठ के, निफ्टी को लो, फिर बाकी सारे सेक्टर के डेटा लो, एक्सेल बनाओ और 2 दिन लगे रहो उस पर और देखते रहो कि किस सेक्टर में जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ है। दूसरा तरीका क्या है कि ये एक ट्रेंड लाइन करके है, इसमें अब मैंने लिंक भी शायद उस पर डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर जाना है, सेक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है ना। अगर मान लो अदर वाले को छोड़ दो, अदर में कौन से स्टॉक हैं वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे डेली भी दिख जाता है कि डेली जो है लास्ट अप डे का दिख जाता है कि किस में जो है सेक्टर में स्ट्रेंथ है। ये जो ग्रीन वाले हैं इसमें स्ट्रेंथ था। अब वीकली देख भी सकते हो इसमें, है ना, कि इन वाले सेक्टरों में जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो आपके पास अगर वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक है और इससे रिलेटेड, इस सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो मुझे देखना है, इनिशिएट करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाके देखूंगा मंथली वाले में जो है किसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब मान लो ये मंथ तो अभी 15th हो गया, तो देखना कब है आप लोगों को, फर्स्ट वीक जाने देना। एक जैसे मंथ खत्म होता है, जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वीक में ना ये देखा करो कि किस में स्ट्रेंथ में है। क्वार्टर भी देख सकते हो, थोड़ा सा अगर लॉन्गर होराइजन है आपका, क्वार्टर देख लो, है ना, एक क्वार्टर में किन किन में है। तो अगर जो कॉमन होंगे क्वार्टर मंथ, इन दोनों में जो कॉमन होंगे, या फिर वीकली भी ले लो क्योंकि थोड़ा सा आप एग्जिट एंट्री वगैरह करने के लिए ईजी होता है, इन तीनों में जो कॉमन होंगे ना, उससे रिलेटेड जो स्टॉक होंगे ना उसको आप ले सकते हो। उसको पे जो है सक्सेसफुल होने के वो ट्रेड जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मान लो ये कहते हैं कि हार्डवेयर वाला जो है वीकली वाले में, या डाइवर्सिफाइड है या रिटेल है। अब इसमें डिटेल में जाके देखना चाहिए, जैसे वीक पे क्लिक करते हो ना तो ये आ जाता है ऐसे करके कि किस किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब मान लो रियल्टी में देखना है कि कौन से स्टॉक है, अगर देखना चाहते हो तो इस पे जाके ये सारे स्टॉक हैं, है ना, इसमें देख सकते हो। और आपको, आपके पास अगर कोई मिड कैप है, अभी मान लो लार्ज कैप्स हैं सारे, अब आपके पास कोई अगर मिड कैप है तो उस मिड कैप और रियल्टी सेक्टर में है तो उसको एंट्री कर सकते हो। इसी वजह से ही मैंने जो है वो डीएलएफ एंड शोभा वगैरह के लिए बोला था, वो चले नहीं चले मैंने अभी देखना पड़ेगा उसको। बट हाँ, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ऐसे देखा जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आओ और यहाँ पे सेक्टर पे जाओ, और मैंने लिंक भी दे रखा है, उस लिंक को कहीं बुकमार्क कर दो और इस तरीके से आप लोग कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है वो देख सकते हो। कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ, वो पूरा एक्सेल बनाएंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना है, क्यों करना है जब ये अवेलेबल है ईजिली, है ना। आपको सिर्फ एक बार क्लिक करके देखना है कौन सा, नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब मान लो ये तो आपने देख लिया कि किस सेक्टर में है। अब आपको स्क्रीनर पे तो पता है ना कहाँ देखते हैं सेक्टर। तो जब आप वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करते हो ना,
तो आप उसके आगे ना जो एक्सेल में कहीं मेंटेन करते हो, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते होगे, तो यहाँ पे लिखा होता है ये सेक्टर ना, तो यहाँ पे ले सकते हो। इंडस्ट्री कौन सी है, सेक्टर कौन सा है, ये सारा लिखा हुआ होता है, तो उसके आगे लिख दिया करो। तो किसी भी सेक्टर में अगर ज़्यादा दिखता है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, उन स्टॉक को फिल्टर करके फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, है ना। तो ये एक बड़ा इजी सा देखने के लिए अच्छा सा वेबसाइट है, बस यहीं से कर लिया करो, ज़्यादा कुछ जरूरत है नहीं कि एक्सेल मेंटेन करने के लिए। हाँ, जो आपका ट्रेडिंग जर्नल है उसमें आप लिख के रखा करो कि मेरे वॉच लिस्ट में 10-15 स्टॉक हैं, इनके आगे ना सेक्टर लगा के देख लिया करो, तो जिसमें होगा स्ट्रेंथ तो उससे लिंक करके स्टॉक्स को ले सकते हैं। अब आते हैं थोड़े से सवाल पे, फिर उसमें कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, काफ़ी सारे सवाल हैं। गुड मॉर्निंग सबको कर दिया। इससे क्वार्टर से रिलेटेड आपके अगर कोई सवाल हैं, और इस क्वार्टर से नहीं, प्लीज़ इस क्वार्टर से रिलेटेड स्टॉक मत पूछा करो, क्योंकि जो सेवी है, अगर कहीं से पता चलता है कि किस तरीके से हम लाइव प्राइसेस देख रहे हैं, तो वो सही चीज़ नहीं है। तो इसीलिए मैं प्रीवियस क्वार्टर के ही स्टॉक्स बताए कि किस तरह से एंट्री, और अगर जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं बता दूं तो तभी अब आपने सीख लिया होगा तो तब भी कर ही सकते हो, है ना। अब सवाल पे आते हैं। सुब्रत उड़ीसा से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मुझे पूछ रहे हैं, केंद्रापड़ा। मैसेजेस आर ऑन स्लो मोड बिकॉज वो भर देते हो आप लोग तूफान, इसलिए 60 सेकेंड का जरूरी है, नहीं तो पूरा मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा सारे। नाइस सेटअप, अपने रूम में ही करना पड़ रहा है ये, पता नहीं कैसा सेटअप है। जो वीकली चार्ट आपने दिखाया थे, इसके एग्जाम्पल लेकर उदयपुर, इसके एग्जाम्पल लेकर बताया ना कि एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं। मैंने एंट्री एग्जिट बताया अभी उदयपुर हाइलाइट्स, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, कहीं आपने बताया था मुझे। तो उसमें क्या है कि जो डेली, देखो वीकली में ट्रेंड देखा करो, बट एंट्री एग्जिट तो तुम डेली पे करोगे ना। अब मान लो डेली पे सारे ये में एक दूसरे के नीचे हैं, तो फिर एंट्री नहीं बनता है ना। अगर ऊपर होगा तभी तभी तो बनेगा, तभी मैंने ये 8-10 एग्जाम्पल बताया है आपको, ताकि आप समझ जाओ कैसे करना है। टेक से मेरी सर सविता सर, आपकी टेक से मेरी प्रोग्रेस हुई है, वेरी गुड सविता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रीमियम यूज़ नहीं करते, ब्रूस वेन पूछ रहे हैं कि सर आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम क्यों नहीं यूज़ करते। एक प्रीमियम है बट वो दूसरे ब्राउज़र पे है, मतलब वो ऐप है ये यहाँ दिखाने के लिए। काफ़ी सारे मेरे चीज़ें हैं ना, मैं उसमें दिखा लाइन वाइन खींच रखे बहुत सारे, तो उससे क्या होगा फिर आप लोग मान ले यहाँ एंट्री लिखा हुआ है, इनका एग्जिट लिखा हुआ है, तो बड़ा मेहनत करके उसमें मैंने लेवल्स वगैरह लगा रखे हैं, तो इस वजह से नहीं करता, इसलिए मैंने दूसरे ब्राउज़र पे कर रहा हूँ इसको। when to exit if stock is अक्षत भार्गवा, when to exit if stock is going continuously up। देखो एग्जिट का बड़ा सिंपल सा और बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर मान लो आपने प्रीवियस हाई से पहले का ही एंट्री करा है ना, तो आप प्रीवियस हाई पे जाएगा ना, चुपचाप निकल जाओ। अगर आप पुराने मेरे एग्जिट के जो मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, और पुराना अगर मेरे पॉडकास्ट वगैरह में देखोगे, तो मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि नीचे अगर आपने प्रीवियस हाई से नीचे लिया है ना, तो प्रीवियस हाई पे एक बार तो निकल जाओ उसमें। दूसरा, अगर मान लो प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपने ब्रेकआउट वाला लिया है, तब आपका परसेंटेज होना चाहिए, बिकॉज वो नो स्काई जोन में होता है, आपको पता नहीं कितना ऊपर जाएगा नीचे नहीं जाएगा। आप अपना 20-30% लेके निकल जाओ। और एक चीज़, अब बाकियों को भी तो कमाने दोगे, सारा खुद ही ले लोगे। 20-30% बहुत होता है ना, 20-30% का रख के आप ले सकते हो इसमें, है ना। तो कोशिश करा करो 20-25% निकल जाओ, अगर वो प्रीवियस हाई वाला स्टॉक से, प्रीवियस हाई वाले से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर प्रीवियस हाई के नीचे आपने एंट्री करा, तो प्रीवियस जो हाई है वहाँ पे एग्जिट करना है ना। वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है,
मैं कई बार बचा हूँ तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीवियस हाई पे जाएगा, सबको दिखाने के लिए होगा कि भैया ये तो भाग रहा है और भागेगा और भागेगा, बट वहाँ पे थोड़ी देर फंसा के फिर वो गिरना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबके साथ होता है, बट मेरे साथ काफ़ी हुआ है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ प्रीवियस हाई पे निकलने का। उसके बाद तो हो गया स्टॉक गोइंग अप। हाँ, ये भी अच्छा है अक्षत ब्रूस, ये किसी ने लिखा है आपको, तूफान ने, कि 10 EMA फॉलो करके भी निकल सकते हो। 10 EMA को करते रहो, जिस दिन 10 EMA काटेगा तो निकल जाओ, वो बड़ा अच्छा है। मोस्टली प्रीवियस हाई पे जाते हैं तो कोशिश करा करो प्रीवियस हाई पे निकल जाओ। प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन 10 पोर्टफोलियो कैसे बनाए। अमेजिंग वीडियोस। 10 पोर्टफोलियो कैसे बनाए मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना है, आपका 10 लाख का कैपिटल है, आप एक काम करो, 10 लाख को 10-10 हज़ार करके एक्सेल में लिख दो। 10 लाख एक लाख करके लिख लो 10 बार। स्टॉक का प्राइस लिखो वहाँ पे, जिस जिस प्राइस पे लेना है, जो एक आया एक ही पे करना है आपको, 1 लाख ही लगाना है, डिवाइड करो, जितना यूनिट आएगा उतना लेना। एक साथ नहीं बनाना है, पिछली बार भी मैंने बोला है, एक साथ आपको मिलेंगे ही नहीं 10। अगर आप मेरे स्क्रीनर फॉलो कर रहे हो, एक साथ 10 का स्टॉक तो नहीं मिलेगा। आप फिर या तो ब्लाइंडली लेना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा टेक्निकली देख के लेना है। तो आपको आज एक मिला, कल एक मिला, ऐसे करके 2 दिन बाद एक मिला, ऐसे करके 10 बनाना है और उनको निकलना है आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट से पहले। तो इतना हड़बड़ी क्या है, 3 महीने बहुत होता है। स्वराज इंजन में क्या हो रहा है भाई, मैं सबिता जी आपको बता नहीं पाऊंगा मैं वैसे, बट ठीक स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म। द प्रीवियस क्या है, द प्रीवियस वीक सेक्टर डिड नॉट पार्टिसिपेट रनिंग वीक। इसलिए मैं कहता हूँ तूफान, जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हो ना, तो वो बहुत इमीडिएटली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या होता है ना, जैसे वीकली आपने देखा कि लास्ट, अब मान लो ये वीक स्टार्ट होगा, कल परसों देखना है तुम्हें, मंडे ट्यूसडे, कि मंडे ट्यूसडे में क्या हो रहा है, मंडे ट्यूसडे में किस सेक्टर में है, तो आप फिर 2 वीक के लिए पार्टिसिपेट करोगे ना उसमें। इस तरीके से देखा करो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है तो वीकली पे चले जाओगे। और आईटी ने परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेगा, है ना। वो थोड़ा ये वाले जो न्यूज़ आए इसराइल वगैरह का, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज वो परफॉर्म करना चाहिए। काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं आईटी स्टॉक्स। सर गुंजन शुक्ला, सर आप पोर्टफोलियो बना हुआ हो तो स्टॉप लॉस शुड बी पोर्टफोलियो बेस्ड और स्टॉक बेस्ड। क्रिस्टीन बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो बेस होना चाहिए, स्टॉक बेस होना चाहिए। मैं अगर बोलूं अपना, तो मैं तो पोर्टफोलियो पे निकलता हूं, बट आपको लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पोर्टफोलियो लेवल पे निकलो। स्टॉक स्पेसिफिक निकलना सही है। अगर आप इक्वली नहीं बांट रहे हो तो 100% स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर 10-11 ले रखे हो तब फिर भी आप पोर्टफोलियो लेवल पे जा सकते हो। हाँ, अदरवाइज अगर 2-3 स्टॉक लेके बैठे हो और आपका कैपिटल पूरा उसमें लगा हुआ है 2-3 बार, चुपचाप स्टॉप लॉस मतलब लेके निकलना है। वंस यू सेड ब्रदर सुमित कपूर ब्रदर, वंस यू सेड दैट इफ यू वर्क ऑन पोर्टफोलियो लेवल देन स्टॉप लॉस इज नॉट नेसेसरी। पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं लोगे अगर, तो ये जो फॉल हुआ था इससे पहले, अभी तो सबको अच्छा लग रहा है मार्केट, जो इससे पहले फॉल हुआ था तो फिर इसमें 30% जाते, 30% तो खराब है ना। तो 8% में निकलते, दोबारा इस क्वार्टर में एंटर कर लेते, वो अच्छी चीज़ है ना। तो पोर्टफोलियो लेवल पे भी स्टॉप लॉस ले, कुछ वॉर हो जाए, कुछ हो जाए, तो 50% अगर चले गया तुम्हारा पोर्टफोलियो नीचे, 10 पे बांटा हो, बढ़िया स्टॉक ले रखे हैं तुमने, तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए अगर पोर्टफोलियो 8% गिर रहा है ना, तो समथिंग इज रॉन्ग, मतलब मार्केट लेवल पे कुछ हो रहा है जो तुम्हें नहीं पता है। तो इसलिए 8% पे लेके निकल जाओ, दोबारा बना लो पोर्टफोलियो। कौन सा स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है। एस के साहू सर, योर लास्ट वीडियो इज नॉट अवेलेबल इन योर चैनल। मैं आज अपलोड कर दूंगा, भूल गया, थोड़ा बिजी ऑफिस में चल रहे हैं आजकल। सर आपका एक्सेल कैसे मिलेगा निकिता, वो पिछले वाले वीडियो के में लिंक है, वो देख लेना। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा आज, है ना, एक्सेल के बारे में। एक्सेल सीट नॉट शेयर्ड सर, रवि मैंने डाल दिया है लास्ट वाले वीडियो के उसमें, कमेंट सेक्शन में है, कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ मैं, लास्ट जो वीडियो था हमारा लास्ट वीक का, उसके कमेंट सेक्शन में एक्सेल सीट, मैं उसके बारे में बात करता हूँ अभी, एक्सेल सीट के बारे में, है ना। सेक्टर के लिए
कौन सा साइट बताया सर? ट्रेंड लाइन करके है और इस वीडियो के लिंक में भी है, देख लेना आप। क्या नाम है इनका? अमेजिंग वीडियोस है ना। और वो बड़ा अच्छा है, आप अगर वीकली पता चल जाए आपको क्वार्टरली कौन सा परफॉर्म कर रहा है। कई बार ना सेक्टर रोटेशन भी पकड़ सकते हो आप इससे। अब बैंकिंग नहीं चल रहे थे कई कई क्वार्टर तक, फिर अचानक चलने लग गए, तो सबसे पहले वहां शो होगा ना, आप वीकली और उसमें देखोगे तो। भूपेश साहू सर, लास्ट क्वार्टर में ओवरऑल लॉस और गेन था। मैं देखो मेरा जो है लास्ट क्वार्टर में लॉस था कुछ 8.5 या 9% में पोर्टफोलियो लेवल पे ही एग्जिट किया था। फिर मैंने दोबारा लिया, फिर मुझे लॉस हुआ था। तो 2 बार पोर्टफोलियो लेवल पे मुझे लॉस हुआ है। ये मत सोचा करो मुझे सब आता है और लॉस नहीं हो सकता। तूफान, ऑल आस्क क्वेश्चन बाय फॉलोइंग सेबी रेगुलेशन। वेरी गुड तूफान, सेबी का माना करो, नहीं तो सब बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग। मॉर्निंग सर, प्रदीप, रिजल्ट के बाद वॉच करके ही एंट्री करना। हाँ प्रदीप, अगर आप शायद पहली बार देख रहा हूँ आपको, तो आप जो स्क्रीनर है, जो स्क्रीनर पे आते रहेंगे उसी को ही रिजल्ट के बाद वाला जो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। और स्क्रीनर पे ना एक वो ऑप्शन होता है ना, आप इसको ऑन क्यों नहीं करते हो? आप सब लोग इसको देख लो। कई मुझे पूछ रहे थे कि स्क्रीनर पे कैसे लगाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा डेली अगर हमें नहीं देखना है? तो मैं बताता हूँ आपको। इस पे गए स्क्रीनर पे, यहाँ पे लिखा है ना, आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा है ना गेट ईमेल अपडेट्स, तो इसको क्लिक करोगे। अगर ये, अगर मान लो ये तो मेरा है, ये तो मेरे को ईमेल आएगा। तो आप अगर अपना बनाना है तो कुछ नहीं करना, मेरे वाले इसमें जाना, इसको पूरा कॉपी करना है ना। इसको मैंने करा Ctrl+C, फिर यहाँ गया मैं न्यू के लिए, एक सेकंड, स्क्रीनर पे गया मैं, स्क्रीन्स, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाना, लॉगिन पहले कर लेना और इसको चेक करना, रन दिस क्वेरी करना है। तो ये आपका बना हुआ आएगा, इसको सेव कर लेना, कुछ भी अपना नाम वाम दे के। और जब अब मान लो वो फॉर टेस्टिंग में लिख देता हूँ इसको, टेस्टिंग। आप सेव क्वेरी करोगे अगर, यहाँ पे भी कुछ लिख लो, XYG, सेव क्वेरी किया मैंने, तब ये बन गया आपका। आपकी ईमेल आईडी वगैरह से ही लॉगिन करोगे आप, ऐसे ही बनाना है। गेट ईमेल का ऑप्शन करोगे तो आपको ईमेल आते जाएंगे ना। जब भी स्क्रीनर पे, क्योंकि 15 के बाद ये रिफ्रेश हो जाता, कुछ नहीं होगा। जब भी स्क्रीनर इस पे स्टॉक आएंगे ना, एक आया तो तुम्हारे पास जीमेल पे या जिससे भी लॉगिन करोगे उस पर एक ईमेल आ जाएगा, वहां से आप ट्रैक कर सकते हो। अरे क्या हुआ? ठीक है, अब कहाँ पहुंचे हम? रिजल्ट के बाद हो गया सर, जैसे निफ्टी के ट्रेंड अप है तो उस टाइम स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हैं उसका एग्जांपल दो। गणेश दास, इस टाइम पे एग्जांपल क्या बताऊं तुम्हें? देखा नहीं, 3-4 ट्रेड तो मैंने ना चाहते हुए बता भी दिया आप लोगों को। फोर्स मोटर वगैरह तो अच्छा करते हैं ना, सिलचर टेक है, नहीं फोर्स मोटर है, और कई सारे हैं ना ट्रेड, तो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, हो गया सर, जैसे निफ्टी का ट्रेंड तो हो गया। सुब्रत, ठीक है सुब्रत, मिलता हूँ तो मैं जब उड़ीसा आऊँगा, बहुत कम जाता हूँ मैं, देखते हैं। एंट्री इन अलीवर्स वाला मैं बता देता हूँ, जयदीप, क्योंकि इसमें मुझे सवाल आ रखे हैं। जयदीप श्रीवास्तव, अलीवर्स में क्या हुआ, अगर आप देखते हो इसको, ये लास्ट क्वार्टर है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका, स्ट्रॉन्ग बाय बाय इस टाइप का। यहाँ पे आया रिजल्ट, नहीं कहाँ, यहाँ आया ना रिजल्ट, येलो वाले उस पर रिजल्ट वाले दिन अच्छा भागा, अच्छी चीज़ है। नीचे आया अगले दिन, फिर ऊपर चले गया, फिर नीचे आया। अब तुम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे रिजल्ट के बाद, या फिर यहाँ एंट्री ले लो। मान लो तुमने यहाँ एंट्री ले लिया है ना, ये है 1143 पे, लास्ट क्वार्टर का स्टॉक है। यहाँ से अगर मान लो ईएमए पे आया, 10 ईएमए पे, तो यहाँ एंट्री लिया आपने, यहाँ पहुँच गया। कितना परसेंट है? 8-9% करीब है। या तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, यहाँ से निकल लो, बट सेंटीमेंट खराब है पूरा ओवरऑल मार्केट के, तो ये क्या होगा, ये भी तो परफॉर्म नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे कहीं काटा है ये, मेरे को यहाँ निकल लो, फिर भी अगर नहीं, चलो ये ऊपर क्लोज हो गया, ये यहाँ पे भी ऊपर क्लोज हुआ,
बट यहाँ पे तो पूरा ही काट रहा है ना, उस केस में क्या करोगे फिर? इसमें तो पूरा ही निकलना पड़ेगा। अब जो यहाँ ऐसे काट दे एसएल, ये में भी काट दिया, और अगर मान लो एसएल भी यहाँ तुमने 8% लिखा, बोथ द केसेस में हिट हो रहे हैं ना। ये में काटा है ना 10 पे यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा आपको, या फिर यहाँ पे तुम निकलो 8-10% पे। अगर यहाँ एंट्री है तो 8-10% यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ पे एग्जिट करो, है ना। और पहला ये था कि बहुत अगर लालच नहीं है तो 8-9% पे निकल जाओ। होप समझा पाया मैं। और क्या है अली बस हो गया सर। निरंजन सिंह सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई स्टॉक हमारे और रूल्स को फुलफिल कर रहे हैं और स्टॉक में एंट्री भी बनी, लेकिन मैं नहीं ले पाया, अगर नेक्स्ट टाइम एंट्री मिलती है तो क्या करना है? एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं निरंजन सिंह। एक बार एंट्री नहीं मिला, दूसरी बार मिलता है तो ले सकते हो आप एंट्री ना। मान लो एंट्री नहीं हुआ, अगली बार अगर एंट्री मिलता है तो आप ले सकते हो ना, तब तक जब तक उसका नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता। ये हो गया। गणेश दास सर, जैसे निफ्टी का ट्रेंड अप है तो उस टाइम स्टॉक कैसे परफॉर्म करते हो? तो बता दिया मैंने। वंडरफुल स्ट्रैटेजी आभा जी, थैंक यू जी। माई क्वेश्चन इज इफ देर इज एनी मैक्सिमम अमाउंट पर स्टॉक पर ट्रेड। आपका कैपिटल, आभा जगदारी जी, आपका जो कैपिटल है ना, आपको 10 स्टॉक लेने हैं, तो 10 में डिवाइड करो। मान लो 1 करोड़ का कैपिटल है आपका, तो 10 लाख लेना है ना। एक स्टॉक पे 10 लाख इज मैक्सिमम, तभी आप 10 पे इक्वली बांटोगे ना, किसी पे ज़्यादा कम मत करना, सब में इक्वली बांटना है। सुनील शाह, एज हिस्ट्री से एवरी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। बहुत सही पकड़ा है सुनील शाह जी, जब भी ऐसा कुछ होता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, और मेरे साथ भी है, ये नहीं कि मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, कुछ आ गया, वॉर आ गया इंडिया पाकिस्तान, या किस तरह के जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन होते हैं, हम लोग सारे फुली इन्वेस्टेड होते हैं, है ना। तो फिर जो है आप बचना बड़ा मुश्किल है। आपके पास जब कैपिटल नहीं होगा तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे करोगे? आपने जो लिया होगा वही बुरी तरीके से गिरा होगा। बट हाँ, इसका जो मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ, अगर मान लो पोर्टफोलियो पे 8% कट गया ना, तो मैं 15 दिन ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरा पोर्टफोलियो का 8% एसएल कटना मतलब कुछ गड़बड़ है पूरे ओवरऑल मार्केट पे ना। तो उस केस में क्या करूँगा कि 8% अगर कट गया, फिर उसके बाद मैं 15-20 दिन देखूंगा, 10-15 दिन का ही होता है ये सारा गेम जो भी होता है। अगर बियर मार्केट नहीं है तो फिर आप दोबारा एंट्री लो। अगर मान लो मैं 30-40% तक रखे रहूंगा तो मैं दोबारा एंट्री की हिम्मत ही नहीं बनेगी, है ना। तो 8% में कट गया, कोई बात नहीं। तो इसीलिए अच्छा, दूसरा तरीका है, कैपिटल आपका कैसे बचा रहता है, आप एक साथ एंट्री नहीं लिए हो ना, तो आपने लिया है 1-2 ऐसे करके देख देख के, बीच में कुछ हो गया तो कुछ कैपिटल पड़ा हुआ है। बट अगर बिल्कुल ही किस्मत खराब हो, 10 लेने के बाद ऐसा कुछ पॉलिटिकल आए तो फिर दिक्कत है। सर जैसे निफ्टी का हो गया, स्टॉक कैसे परफॉर्म करते तो बता दिया मैंने। 20 और 100 EMI स्ट्रैटेजी को सब फॉलो करने चाहिए। हाँ यस, सही बोल रहे हो आप तूफान सर। ओनली फॉलो द फंडामेंटल स्क्रीनर। हाँ फंडामेंटल कर लो, बट टेक्निकली एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकली चाहिए ना, देखा करो थोड़ा सा। मैं तो बिना देखे ले लेता हूँ, बट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे हो गए 15-16 साल हो गए, तो आइडिया लग जाता है मुझे कहाँ लेना है ना, मैं प्राइस देख के भी ले लेता हूँ। सुमित कपूर, इफ स्टॉक डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स गिव्स ए गैप डाउन, शुड वी वेट एज पर टेक्निकल्स? अच्छा, गुड रिजल्ट के बाद गैप डाउन हो गया, एज पर वेट फॉर द टेक्निकल एंड एग्जिट। देखो गैप डाउन तब हो जाता है क्योंकि पहले से फैक्टर इन हो रखा है, तुमको नहीं पता, हमको नहीं पता, कई सारे लोगों को, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है, तो फैक्टर इन हो रखा होगा ना, तो जैसे अच्छा रिजल्ट दिख रहा होगा गिर जाएगा। बट अगर फिर बाद में आगे जाके वो सेटअप पे आता है ना, तब ले सकते हैं उसको। जरूरी नहीं कि गिर गया तो स्टॉक खराब है या फंडामेंटली खराब है वो। मोइन बेग सर, क्या आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं क्या? कोई सॉफ्टवेयर नहीं, देखो सिंपल तरीके से ना पैसे बन सकते हैं। आप दुनिया भर की चीज़ें, एल्गो देखना है, एल्गो कर लेंगे हम,
ऑप्शन कर लेंगे। मैं ऑप्शन को वो नहीं कर रहा हूँ, कुछ करते हो गए आप लोगों में से, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट पैसा ना सिंपल तरीके से बन सकता है। इतने सालों में यही सीखा है मैंने, है ना। तो आप सिंप्लिसिटी पे विश्वास करो और सिंपल तरीके से करो। आप कुछ कुछ क्वार्टर करो ना इस चीज़ को, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। सर जैसे निफ्टी का ट्रेंड अप है तो हो गया, निफ्टी का ट्रेंड अप है, आप वो दोनों देख लो ना। मैं तो एग्जिट कर लिया है, कोई वो मान के मत चलना। फोर्स मोटर वगैरह का देख लो, वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। और भी कई सारे स्टॉक है ना। अब मेरे पास मैसेज आए हैं टेलीग्राम में, काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट वॉफिट करा है। तो चल तो रहे हैं, जो स्क्रीनर पे स्टॉक आए हैं चल रहे हैं। आप लोगों से मैं अलग से जब टेलीग्राम पे होगा तो मैं पूछता हूँ कि अच्छे रिजल्ट के आने के बाद इम्पैक्ट क्यों नहीं होता, कोई रीज़न। मोइन बेग यही बताइए, यही रीज़न है। अच्छा रिजल्ट आने के बाद तभी परफॉर्म नहीं करेगा जब लोगों को पहले से पता हो, बड़े लोगों को, तुमको हमको नहीं, और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है क्योंकि उन्होंने रिजल्ट से पहले लिया है, मान लो 1 डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले। तो उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट जब आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं। 20 100 EMA स्ट्रैटेजी को कब फॉलो फॉलो करना चाहिए? यस, वो कब करना चाहिए, जब आपको स्ट्रैटेजी तो पता है, आपको कब करना है, जब वो ट्रेंडिंग वाला स्टॉक हो, है ना, बढ़ रहा हो, नीचे नहीं आ रहा, कभी वो रिट्रेस ही नहीं हो रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, तो उस केस में 10 वाले का हाई काटने पे एंट्री, और 10 वाले नहीं, 20 वाला जो है वो 20 का हाई काटने वाले पे एंट्री, और उसके लो पे एसएल, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एसएल उसमें। 100% कैश मार्केट करते हो सर आप? अमेजिंग वीडियोस। नहीं भाई, अभी भी जॉब कर रहा हूँ मुझे अच्छा, आई लव माई जॉब, नहीं छोड़ना मुझे। डू वी इन्वेस्ट इन आईपीओ इफ़ नो? अक्षत, आईपीओ में क्या होता है ना, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आईपीओ में मैनिपुलेशन होते हैं। जब आईपीओ आता है ना, तब आईपीओ से आने से पहले ना, जो फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल्स जो भी रिपोर्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो थोड़ा सा ना पेंटेड होते हैं। मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको अच्छा अच्छा ही दिखेगा। और दूसरी चीज़, उसका आपको पुराना ट्रेंड कुछ नहीं पता है ना। स्टॉक्स जो फाइनेंशियल्स है ना, वो भी कोई कोई तो ज़्यादा मतलब 8 10 4 5 साल का देते हैं, नहीं तो 1 2 साल के ही होते हैं, है ना। सारे आईपीओज में ख़राब नहीं कह रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे, मेरे पास ना सफिशिएंट डेटा नहीं होता टू एनालाइज। मैं आपको तो सिखाने के लिए बोलता हूँ कि ऑल टाइम हाई देख लो, मैं कम से कम 10 क्वार्टर का देखता हूँ कि क्या हो रहा था, क्या ट्रेंड हो रहा था, है ना। आपको इजी करने के लिए मैंने बोला कि हाईएस्ट होना चाहिए करके देख लो, पर डिटेल आपको ये सब चीज़ें आईपीओ वाले में नहीं मिलेगा ना। और आईपीओ तभी मिलता है, अब पता नहीं कितना सच है, लोग तो यही बोलते हैं ना, जो अच्छा आईपीओ नहीं होता वही सिर्फ मिलता है आम आदमी को, नहीं तो बाकी तो मिलते ही नहीं है। आईपीओ पे मत करा करो यार, इतने स्टॉक हैं, क्यों नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आईपीओ आईपीओ का पे लिस्ट होने दो, 1 महीना जाने दो। अब ये नहीं कि मिलेगा नहीं, नीचे तो आना ही है उसको, कभी ना कभी तो आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकता ना, तब एंटर कर लेना। भूपेश साहू सर, आपने रैंको चार्ट एक्सप्लोर किया? पता नहीं कितने सारे चीज़ें हैं भूपेश साहू जी। रैंको मैंने किया हुआ है, मैंने ऐसा बहुत कम टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने अप्लाई नहीं किया है और यूज़ नहीं किया, मैंने सब किया है 15 16 सालों में। बट फाइनली ये समझ में आएगी इसी में ही हो सकता है काम, तो रैंको वगैरह मैंने किया है, बट हाँ कभी काम करता है नहीं करता। ठीक है, आप लोग, आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हो आप। तूफान, हाँ, पॉडकास्ट में है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने विजय ठक्कर जी के साथ जो है, और हिमांशु अपसर्ज वाले जो हैं उनके साथ जो किया है मैंने, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्ट्रैटेजी को, आप लोग उसको देख लिया करो। HRX पूछ रहे हो सर, स्टॉक रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट कैसे पता करें? देखो, अगर जब आप काइट पे डाल देते हो ना आपका वॉच लिस्ट, तो उसमें रिजल्ट आने से पहले ना इवेंट करके आता है ऑप्शन, इवेंट पे क्लिक करो तो उसमें दिखा देगा किस डेट पे। दूसरा तरीका, अगर आपको सबका ही देखना है तो बीएससी का कैलेंडर अपडेट हो जाता है ना, बीएससी पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे रिजल्ट कैलेंडर अपडेट होता है,
तो वहाँ पे भी देख सकते हो। मैं क्या फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो उसको ट्रैक करना बड़ा इजी आसान नहीं है बीएससी वाले को, क्योंकि तुम्हारे वो तो इतने सारे स्टॉक है तुम्हारे, फिर ढूंढो जाके उसमें। मैं क्या करता हूँ, काइट में मान लो मेरे पास 20 स्टॉक हैं जो पोर्टफोलियो लेवल में बाय सेल कर रहा हूँ उनको। अब वो आने से रिजल्ट आने से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ना वहाँ पे इवेंट लिखा हुआ आ जाता है उसी के ऊपर। उस पर क्लिक करोगे तो डेट आ जाएगा कि इस डेट पे आना है, तो उसके एक दिन पहले निकल जाओ अगर आपने रिजल्ट देख के लिया है तो। HRX हो गया आपका सवाल। JR व्लॉग उड़ीसा, सर मैं उड़ीसा से हूँ, अपसर्च क्लब से, और आपका वीडियो देखे, आपका वीडियो में देखता हूँ, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, थैंक यू। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फॉलो नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फॉलो करता हूँ, रेजिस्टेंस प्रीवियस हाई वाला मैंने नीचे लिया है, रेजिस्टेंस वाले में लाइन खींच के रखा हुआ है मैंने। और कई बार क्या होता है, मैं काइट पे डाल के रखता हूँ कि ये मेरा एग्जिट प्राइस है, तो एग्जिट डाल के रख दो तो उस वाले पे आ जाएगा। मैं सिर्फ रेजिस्टेंस पे देखता हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ निकलना होता है, एंट्री नहीं करना होता है। रेजिस्टेंस मतलब प्रीवियस हाई वाला जो लाइन। ब्रेथ इंडिकेटर सुनील शाह, बताना आप, मैं भी देखता हूँ ब्रेथ इंडिकेटर। अभिषेक सर एंट्री के लिए चार्ट पैटर्न का भी सपोर्ट ले सकते हैं एज टेक्निकली? हाँ बिल्कुल अभिषेक, टेक्निकल मैंने बताया हुआ है, अभिषेक डी हैं, मैंने टेक्निकल 4 स्ट्रेटजीज बताए हुए हैं मेरे वीडियोस में भी हैं, और बाकी जो अपसर्च वगैरह का या उनके पॉडकास्ट वगैरह में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। वन क्वेरी, इज देयर एनी, समरप्रीत, वन क्वेरी, इज देयर एनी वे टू बैक टेस्ट प्रीवियस क्वार्टर रिजल्ट? ये जो मैंने बताया है ना, ये बैक टेस्ट ही है, ये जो पिछले क्वार्टर के मैंने स्टॉक बताया, अलीवर्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो बैक टेस्ट ही तो कर रहे हैं ना। सब में ऐसे हिट हुआ है, रीज़न यही था कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब था। चालाकी उसमें ये थी कि आप 8% के पोर्टफोलियो पे निकले हो या फिर स्टॉक स्पेसिफिक 8% पे निकले हो, यही चालाकी है ना, बच गए। नहीं तो 30-40%, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ उस फॉल के बाद 30-40% तक डाउन गए पोर्टफोलियो, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है ना। तो अगर मान लो 8% में सेल बुक कर लेता है इस क्वार्टर में, अब तक में पॉजिटिव होता ना, ठीक है। समरप्रीत, आई होप तुम्हें जवाब दे पाया मैं। यस विथलकर सर, एक क्वार्टर में एक स्टॉक में कितनी बार एंट्री कर सकते हैं? जितनी बार आएगा वो, जितनी बार टेक्निकल पे आएगा तो ले सकते हैं, है ना। मैं फोर्स में 2 बार ले ली एंट्री, अब एग्जिट भी कर लिए, और एग्जिट के बाद वो उसी दिन ही गिर गया। सुनील पी, गुड सेशन रनिंग ऑन, थैंक यू सुनील। सुब्रत, आई एम नॉट इन ओडिशा राइट नाउ, आई स्टे इन गुड़गांव, देखते हैं कभी सुब्रत। रोहतास सिंह सर, आप रिजल्ट डाउन साइड जाने पर कंसोलिडेट होने के बाद एंट्री ले सकते हैं क्या? रोहतास बिल्कुल कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद डाउन हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है, टेक्निकली जब हमारे चारों में से किसी में आ जाएगा तब आप ले सकते हो उसको, है ना। सैफुद्दीन सर, स्टॉकेज ऐप इज़ मच बेटर देन ट्रेंड लाइन एंड वीसीपी, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, मैं तो उनको बोल भी रहा था कि पॉडकास्ट पे आता हूँ मैं आपके, बट हाँ वो अच्छा ऐप है ना स्टॉकेज ऐप, क्योंकि स्क्रीनर पे अगर आप इस तरीके से ढूंढते हो ये भी इजी है, आप उसका फ्री वर्जन लेके देख लो, अगर आपको लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें आपके काम का, तो आप ले सकते हो उसको, अच्छा ऐप है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, अच्छा ऐप है, बट सिंपल तरीके से भी हो सकता है, 2-4 चीज़ें तो देखनी है। हाँ मार्केट एनालिसिस रिट्रेस्ड कर दिया क्या है? राणाजीत कुंदू, गुड मॉर्निंग, हो गया तूफान। आईपीओ स्टॉक डाउन 30%, सर इफ वन स्टॉक परफॉर्म वन क्वार्टर टू अनदर क्वार्टर देन वी शुड रिमेन इन्वेस्टेड एंड एग्जिट व्हेन सिग्नल कम्स। ये बताता हूँ अवेयर है, मान लो तुमने स्टॉक लिया, अभी ले लो, अभी लिया आपने, और क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाला है, लेट्स से 15 है, 16 को आने वाला है, या मतलब ट्यूसडे आने वाला है, कमिंग ट्यूसडे, तो आप क्या करोगे, मंडे को एग्जिट करना है उसको, कितना भी रिजल्ट अच्छा है, तुम्हें पता नहीं है अच्छा आएगा बुरा आएगा ना, तो आप उसको एग्जिट करोगे। जब नेक्स्ट वाला डे रिजल्ट आ गया उसको देखो,
आपके पूरे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं ना, एक दिन छोड़ के ना बाय कर लो उसको, अगर टेक्निकली ठीक लग रहा है। बट ये सोच के मत बैठना कि इसके तो अच्छी कंपनी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छे 2-3 क्वार्टर से, एक किसी क्वार्टर में इतना खराब रिजल्ट आए, सारा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तो इट्स बेटर कि रिजल्ट के एक दिन पहले निकलो, एक दिन छोड़ के ना फिर एग्जिट कर लेना, री एंटर कर लेना अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो। कूल कुक विथ निकिता सर, मेरा पोर्टफोलियो 30% डाउन है, आपकी राय दीजिए प्लीज़। देखो डिपेंड करता है कि निकिता जी, डिपेंड करता है कि आपके ना कौन से स्टॉक हैं। उनको जिस तरीके से मैंने बता रखा है ना, फंडामेंटली देखना है, उन सब स्टॉकों को ना फंडामेंटली देखो। दो चीज़ें कर सकते हो जिनके ना काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। उन स्टॉकों को पहले फंडामेंटली देख लो, जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें फुलफिल करेंगे, बट अगर 70-80% फंडामेंटली जो मैंने बता रखे हैं वो चीज़ें अगर हैं तो उनको होल्ड करो, बाकी सबको एग्जिट करो। कितना भी प्यारा हो तुम्हें, किसी ने भी बोल रखा हो, किसी कितने भी अच्छे दोस्त ने, उसको कोई प्यार मोहब्बत के साथ मत बैठो, उनको एग्जिट करो। जो नए स्टॉक आ रहे हैं ना उनको एंट्री करो। दूसरा क्या है, बैलेंसिंग करना है। मान लो तुमने किसी पे पहले 50,000 लगा रहा था, किसी पे 10,000 लगा रखा था, तो आप 25-25 करो। सारे पुराने जो फंडामेंटली अच्छे नहीं उनको निकालो, जो बच गए, और मान लो तुम्हें 10 बनाने हैं तो 10 में इक्वली बांटना है ना। तो जल्दी रिकवर करोगे, इंस्टेड ऑफ तुम 30% के लॉस का वेट कर रहे हो बैठ के कि ये 2 साल बाद रिकवर होगा, फिर मैं जाके पोर्टफोलियो बनाऊंगा। जितनी जल्दी गलती मान लो उतना अच्छा होता है। कहाँ गए क्वेश्चन? और सर जी फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग वॉच लिस्ट कब बनाना है? क्लोजिंग वॉच लिस्ट, क्लोजिंग कुछ नहीं होता। आप एक काम करना, जैसे आपने स्टॉक ले रखे हैं ना सारे, तो और रिजल्ट के एक दिन पहले निकल रहे हो आप, तो निकलने के बाद स्क्रीनर से एग्जिट, अपने वॉच लिस्ट से हटा देना उसको, नया आएगा नया लेंगे। इस क्वार्टर में कई सारे कंपनीज के अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो इसका मतलब वो खराब नहीं है, वो अगले क्वार्टर में अच्छे आएंगे तो वॉच लिस्ट में आ जाएंगे अपने आप। बहुत कम स्विच होते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, 2-3 तो रहते ही हैं फिर भी। आभा जगधारी सर, इन योर स्ट्रेटेजी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बाय? आभा जी, ये जो एक्सेल है ना, ये बड़ा, क्या कहते हैं उसको, हाइप तो क्रिएट किया है, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक काम करो, उसको, उसमें सारी चीज़ें और आप ऐड नहीं कर पाओगे। बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है एक्सेल में, मैं एक्सेल के बारे में बता देता हूँ और ध्यान से सुनना, फिर भी सवाल आते रहेंगे मुझे पता है। कि उस एक्सेल को ना सिर्फ एग्जाम्पल बनाया गया था, उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इसमें जो रेटिंग आ रहा है उससे बाय सेल कर लो। मैं ये कह रहा था जैसे मैंने 10 डाले हैं, तो तुम 20 पैरामीटर और डालो उसमें जो तुमको अच्छा लगता है, फिर उसको रेटिंग दो, फिर एक कैलकुलेशन होगा वो करने के लिए। लोगों ने सोचा है कि उसी पे अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, स्ट्रॉन्ग बाय आ गया तो ले लो, नहीं करना है वो सिर्फ एग्जाम्पल है। पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हो आप लोग। आप जिस तरीके से मैंने बताया ना फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कितना मिनट लगता है? मुश्किल से ना 5-7 मिनट लगता है। उतना अगर नहीं कर पा रहे हो, जितनी देर में तुम उसको कॉपी करोगे, उसको समझोगे, एक्सेल को लेके पेस्ट करोगे, उतनी देर में तो आप स्टॉक को देख के बता दोगे। अगर सिंपल सिंपल ये देखो हाईएस्ट है या नहीं, ओपीएम गिर रहा है नहीं गिर रहा, एफआईआई की क्या सिचुएशन है, प्रमोटर का क्या सिचुएशन, कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स। पता चल गया अच्छा है तो लेके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दो उसको। एक्सेल से मिलता क्या है मुझे तो समझ नहीं आता, क्यों लोगों को क्रिटिकल बनाना है उसको चीज़ों को। स्टिल मैं बता देता हूँ एक्सेल के बारे में क्या है। आप ना मेरे यूट्यूब पोस्ट पे जाना, उस पर एक लिंक है, उस पर क्लिक करना, जिप फाइल डाउनलोड होता है। उसमें ना मैंने प्रोसेस लिखा हुआ, कोई उसको एनेबल नहीं कर पाता, कोई वैल्यू पेस्ट नहीं कर पाता, तो वो उसमें मैंने प्रोसेस बता रखा है कि यहाँ से उसको अनजिप करो, फिर अनजिप करने के बाद उसका वो क्या कहते हैं, क्या हटाना होता है वो देख लेना, उसमें एक वीडियो की लिंक भी है। उसके बाद कौन सी चीज़ें डालनी है वो भी लिख रखा है मैंने। वहाँ से उतना कॉपी करो और जैसे पेस्ट करने के लिए जिस सेल पे लेके बोला वैसे ही कर दो। दूसरी चीज़ उसमें पूछते हैं कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फार्मूला नहीं है, वो उस वाले पोस्ट में ना, मेरे जो यूट्यूब के पोस्ट है उसमें मैंने लिख रखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाला चेंज का फार्मूला, वो सब है उसमें, तो उसमें देख लिया करो प्लीज़। बहुत सारे सवाल आते हैं एक्सेल को लेके, मैंने मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन बताया है मैंने, उसके रेटिंग पे मत जाया करो प्लीज़।
मैं दिल्ली से हूँ, निरंजन सिंह सर, मैं दिल्ली से हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? देखो, मिलने के लिए काफ़ी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आता है और ट्विटर वगैरह पे लोग मैसेज करते हैं। अभी मिलने का ऐसा कुछ कर नहीं मतलब सोच नहीं रहे। थोड़ा सा जब मैं फ्री हूँगा ना, मैं आप लोगों को बताऊँगा और सब लोगों से मिल लूँगा जो मिलना चाहते हैं। दिल्ली में हो, चाहे नोएडा में हो या दूसरे स्टेट्स में हो, तो हम मिल सकते हैं, है ना? आपकी स्ट्रैटेजी में सिलेक्ट किया हुआ स्टॉक में मिनिमम वॉल्यूम डे कितना होना चाहिए? तीर्था मैती, यही है ना? देखो, जो भी स्क्रीनर पे आते हैं ना स्टॉक, उन सब में ऑब्वियसली वॉल्यूम अच्छा होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है वॉल्यूम का, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं, रिजल्ट अच्छा होता है, अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। कभी टेस्ट मान लो, आपको पता चल जाएगा। सर, आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अमेजिंग वीडियोस, बिल्कुल जी। मैं अगर किसी का मिस कर रहा हूँ तो बता देना मुझे। क्या था सर? आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दिए हैं? बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने, और शायद आई थिंक 6 साल करीब हो गए, 6-7 साल करीब हो गए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। उसमें भी पहले मैं करता था, ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करता था, मैं पोर्टफोलियो को हेज के लिए करता था। जैसे मान लो अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो जाता है ना, जब बड़ा इन द सेंस में ठीक ठाक बड़ा, तो उसको उसको आपको हेज करने के लिए ना एक स्ट्रैटेजी है, पुट लेके बैठ सकते हैं, लॉन्ग टर्म पुट। अब मान लो आप 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो 6 महीने के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन करने के दो तरीके हैं। या तो आप 8% के एसएल पे निकल जाओ, या फिर जो 6-7 महीने के बाद के जो वो है ना पुट जो ऑप्शंस होते हैं, उनको बाय करते हैं पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। वो करता था मैं, बट मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता अब। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह हुए हैं मेरे को, तो इस चक्कर में मैं नहीं करता। बहुत ज़्यादा मतलब ये मत समझो ना करोड़, 4-5 लाख, ये पूरे में 6-7 लाख ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ किए होंगे मैंने। कमाया कमाया भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस हुआ है, तो नेट नेट जो 4-5 लाख होगा। और सर, पिछले क्वार्टर के स्टॉक हैं गल्फ ऑयल, इंगसोल, हाँ केएसबी, शांति, हाँ ये सारे स्टॉक हैं गजानन। इन स्टॉकों का भी वही हुआ है, सबके साथ ऐसे हिट हुए हैं। मेरे पास थे सारे अच्छे अच्छे, ये सारे स्टॉक जो आप नाम ले रहे हो, उसमें से कुछ थे मेरे पास। शांति गियर था, गैब्रियल भी था मेरे पास, इंगरसोल भी था। इंगरसोल भी बहुत अच्छी कंपनी, बट इस क्वार्टर में नहीं है अच्छा रिजल्ट उसका। थोड़ा सा और 10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स मैक्स। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज़। बोरोइंग्स टू सेल्स परसेंटेज कितना अवॉइड करना चाहिए? सिमरप्रीत, देखो इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। आप ये मान के चला करो 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लो किसी का एनुअल सेल्स 1,000 करोड़ है ना? 100 करोड़ के नीचे नीचे बोरोइंग में कुछ भी हो रहा होगा ना नीचे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10%। अगर उससे ज़्यादा है तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स का नाम बताइए। मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। JR व्लॉग उड़ीसा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि से भी मेरे पीछे आ जाएगा और तुम्हारे पीछे भी, बच के रहा करो। बेस्ट 5 स्टॉक इसी में से ढूंढो ना यार। देखो, बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा। अभी बता दूंगा मैं, अगली बार क्या करोगे? अगर मान लो मैं इस बार बता देता हूँ तुम्हें कि ये 5 स्टॉक है, प्रॉफिट भी हो गया तुमको, सब मजा आया, अगली बार क्या करोगे? अगली बार नहीं बताऊंगा आपको, है ना? तो खुद करना पड़ेगा आपको। खुद कैसे करना है वो सोचो, सीखो। मैंने तो ये सिंपल सा बताया, बाकी बुक्स पढ़ो, कुछ करो, है ना, नई नई चीजें देखो। सर, हम जॉब के साथ ट्रेड कैसे मैनेज करें, प्लीज गाइड। रोहतास सिंह, मैं बताता हूँ क्या होता है। मैंने गेट ईमेल का नोटिफिकेशन, 1 मिनट लूंगा इस पे, जॉब वालों के लिए कैसे होना चाहिए। गेट ईमेल का नोटिफिकेशन आप स्क्रीनर पे ऑन करो, 15 के बाद ना आपके पास ईमेल आने चालू होंगे, है ना? ईमेल आया, आपने देखा 5-7 मिनट। अगर मान लो वीकडेज में, क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, तो वीकेंड पे सैटरडे संडे में देख लो उसको। मान लो सैटरडे संडे तक 4-5 आए हैं, एक अच्छा लगा, वॉच लिस्ट में लेकर रखना है, बस करना कुछ है नहीं आपको। फिर आप नेक्स्ट वीक, या अगर दिन में मतलब बिटवीन वीक टाइम मिलता है, 4 ही तो स्टॉक हैं, टेक्निकली देख लो, अगर कोई सेटअप पे है ना, तो उसको बाय का ऑर्डर डाल के छोड़ दो, है ना?
और अगर बिल्कुल ही देखने का टाइम नहीं है तो सेल का भी ऑर्डर साथ में डाल दो ना, आप बाय सेल दोनों ऑर्डर डाल सकते हो ना। आपके स्टॉक में आ गया 1000 रुपये पे चल रहा है स्टॉक, आपको लेना है 900 पे या 980 पे लेना है, तो 980 का लिमिट ऑर्डर काइट पे डल जाता है, जिस दिन वो आएगा वहां पे तो आपको मिल जाएगा, है ना, इस तरीके से। और एग्जिट का भी डाल दो, प्रीवियस हाई वाला जो प्राइस है उसका एग्जिट का वो वाला प्राइस डाल के छोड़ दो, एग्जिट हो जाएगा आराम से। कितने ही सवाल हैं, बहुत हैं सर। हम जब जॉब के साथ तो हो गया सर, प्राइस और वॉल्यूम कंप्रेशन पर कुछ बताइए सैफुद्दीन। प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पिछली बार ही बताया था। स्टॉक भाग गया 30-40%, एक जगह पे ना फ्लैट है, 2 से 3% के बीच में ना ट्रेड कर रहा है, गिर नहीं रहा, वहीं पे फ्लैट पड़ा हुआ है, और वॉल्यूम भी ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उस वाले 10 दिन में ना वॉल्यूम में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उसको ही वीसीपी पैटर्न कहते हैं। श्याम सिंह सर जी, मैं एक्सेल देखता नहीं आपका, क्योंकि एनेबल सत्यम सिंह, तुम उसमें ना मेरे पोस्ट वाले पे जाओ, मैंने पूरे प्रोसेस बताया हाउ टू यूज एक्सेल, उसको देख लो। अगर फिर भी नहीं कर पाए तुम लोग, देखो एक चीज़, उस पॉडकास्ट को, इन दोनों पॉडकास्ट को आए हुए कितने 6 महीने हो गए, सिर्फ 10 लोगों का आया होगा जो यूज़ नहीं कर पा रहे, बाकी लोग यूज़ कर रहे हैं ना। तो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो, तो उस पोस्ट पे जाओ, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है उसमें। आपका क्योंकि एनेबल नहीं कर पाए, एनेबल कर लोगे सत्यम, उसको देख लेना है ना। अक्षत भार्गवा, इफ फाउंडर इज बाइंग स्टॉक, कैन वी एक्सपेक्ट अप मूव इन द स्टॉक इन कमिंग टाइम, स्पेशली स्टॉक आउटसाइड ईयर। हाँ अक्षत, बिल्कुल अच्छा अच्छा सवाल है ये। अगर प्रमोटर बाय बैक कर रहा है ना, एक चीज ध्यान रखना, वो लॉन्ग टर्म के लिए गेम होना चाहिए तुम्हारा, उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं उसको, तुम अकेले नहीं देख रहे हो कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, है ना, तो बाकी सारे भी देख रहे हैं। तो आप क्या करोगे उसको, अगर लेते हो तो आपका होराइजन होना चाहिए कम से कम साल भर का, है ना, बाय कर लिया, और हो सकता है रिजल्ट अच्छा भी नहीं होगा। देखो प्रमोटर तब बाय करते हैं जब वो गिर रहा होता है, मोस्ट लाइकली। कभी देखना ऑल टाइम हाई पे नहीं बाय करेंगे, तो गिर रहा होगा तो रिजल्ट विजल्ट का कुछ गड़बड़ होगा, इस तरह का कुछ होगा, है ना। तो उसके उसके बाद फिर लेके आप क्या कर सकते हो उसको, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो उसको, बड़ा अच्छा चीज़ है। अगर और अगर कॉम्बिनेशन मिल जाएगी, रिजल्ट भी अच्छा है, प्रोमोटर भी बाय कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा स्टॉक माना जाएगा वो। सर डाउन मार्केट आई यूज ब्रेथ इंडिकेटर फॉर इन्वेस्ट, सुनील। ठीक है, मैं भी देखूंगा, ब्रेथ इंडिकेटर का भी मैंने यूज़ नहीं किया। निरंजन सर, स्टॉक का बीटा क्या होता है, स्टॉक का बीटा क्या होता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं अपने वाले स्ट्रैटेजी में, बता देता हूँ बीटा क्या है। अब मान लो मार्केट बढ़ा 1%, है ना, और आपका स्टॉक बढ़ गया 4%, तो उसको हाई बीटा स्टॉक माने जाएगा, है ना। और अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो मार्केट बढ़ा 1% और स्टॉक बढ़ रहा है 0.5%, तो लो बीटा स्टॉक होता है। स्वीटी वर्मा, नोएडा। अच्छा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, कभी मिलने का बनेगा ना कोई एक अच्छे मेन्यू वगैरह देख के ना बनाते। मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में सबको बुलाया, मैंने कहा आओ किससे मिलने के लिए, बहुत कम लोग आए, क्योंकि बुक से डरते हो ना तुम लोग। वर्ल्ड बुक फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कितने लोग मिलने आए होंगे, 20-22 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वर्ल्ड बुक फेयर आया करो, मैं वहाँ पे बुक्स भी अच्छे अच्छे सजेस्ट करता हूँ अपनी कंपनी के, तो चलो जो भी हैं, पर बाकी कंपनीज में भी अच्छे बुक्स वगैरह होते हैं, तो देख सकते हो। कहाँ पहुँच गया मैं, तीर्था मैती, इस स्ट्रैटेजी में लिया हुआ ट्रेड में कितना विन ट्रेड मिलता है और कितना लॉस ट्रेड मिलता है, क्योंकि हम लोगों का साइकोलॉजी ठीक रहे, लॉस के लिए प्रिपेयर थे रहें। देखो मैं अगर मार्केट कंडीशन अच्छे होते हैं ना, 10 में से 2 में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हिट होंगे, 2 या 3 में, मतलब ये फिक्स नहीं है, इस रेंज में रहता है, 70-30 मान लो। अब कितने सवाल हैं और, प्रशांत आर्या सर, आई एम होल्डिंग शक्ति पंप, अरे भाई 915 पे। सुमित कपूर, आप ट्रेंड लाइंस बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेंड लाइन नहीं मानता मैं इस पे,
ट्रेंड लाइन तो कोई देखो, ट्रेंड लाइन में क्या होता है, आपको कोई कोई एक जगह लाइन लगेगा और दूसरे से खिंचवा होगा ना, कोई और खींचेगा, है ना। सबका एक अलग अलग, 10 लोगों को दे दो ट्रेंड लाइन, सेम चार्ट को, सेम स्टॉक को, सब अलग अलग लाइंस खींच देंगे, तो उसमें क्या मिलेगा। बट ऐसा नहीं काम नहीं करता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करता, किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं कर रहा मैं, बट ठीक है, करता है कुछ लोगों के लिए। सर मैंने प्योर ट्रस्ट की 4 से बढ़ा दिया, करेक्ट है, ठीक है भाई, 5 से ज़्यादा प्योर ट्रस्ट की स्कोर अच्छा होता है, अमेजिंग वीडियोज, आपने 4 से बढ़ा दिया। अच्छा, जिनको 4 से बढ़ाया है ना, उनको ट्रैक करना अगले क्वार्टर में, तो अगर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है। ट्रेडिंग के लिए हिंदी में बुक कोई हो तो प्लीज़ बताएं। उदयपुर जी मैं बताऊंगा तुम्हें, हमारे ही कंपनी में ही है, कुछ बाकी कंपनीज में भी हैं, अच्छे बुक्स हैं जो हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हुए हैं, मैं कहीं लिखता हूँ आपको ना, ट्विटर वगैरह पे बताता हूँ। अपराजिता, आपने कहा रेंको यूज़ किया है, तो रेंको में आपको प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बता सकता, सब में किसी न प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ मैं। रेंको मेरे लिए काम नहीं कर रहा, आपके लिए कर सकता है, बाकी लोगों के लिए कर सकता है। कोई भी चार्ट खराब नहीं है, कोई भी इंडिकेटर खराब नहीं है, हाउ यू यूज दोज इंडिकेटर्स एंड चार्ट्स, उसमें है सारा लॉजिक ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रेंको खराब है, या मुझे काम, मेरे साथ शायद नहीं होगा, मुझे यूज करना नहीं आया। अपराजिता, आई होप सॉल्व कर पाया मैं आपकी प्रॉब्लम। क्रिस्टिन मेकओवर्स बाय, सर आप हम लोगों के लिए इतना रेगुलर टाइम निकालते हो, एजुकेट करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्रिस्टीन। विजय ठक्कर जी की पॉडकास्ट में एसबी टेक, आपने जो इतना मूविंग एवरेज दिखाया है वो फ्री का इंडिकेटर में व्यू में पॉसिबल है, कैसे लगाएं। मैंने जो मेरा लास्ट वाला लाइव था उसमें मैंने बता रखा है, लास्ट वाला जो लाइव आज मैं अपलोड कर दूंगा, ये वाला भी कब अपलोड होगा, तो उसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर है 10 in 1 करके, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसमें है, उसमें देख लेना प्लीज, है ना। क्या नाम था इनका, एस एसबी, एसबी टेक डिजिटल, समरप्रीत सिंह, टॉप 5 बुक्स पूछना था भाई ने, स्टॉक्स नहीं, अच्छा थैंक यू समरप्रीत। बुक्स पूछा करो, बुक्स वगैरह आप वैसे कुछ प्रॉब्लम पूछ लिया करो, लाइव स्टॉक्स और लाइव वॉच लिस्ट, इस तरह की बातों को अवॉइड करा करो, है ना। लर्न नहीं कर पाओगे, एक बार अच्छा हो जाएगा, अगली बार मैं नहीं बताऊंगा तो फिर क्या करोगे ना। वो आप ये सोचो कि कैसे करना है, अब मान लो इस बार बता दूं, अगली बार नहीं बताऊं, फिर फंस जाओ, मैं कब लेता हूं कब एग्जिट कर जाऊंगा आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, तो फिर इधर उधर कमेंटों में गालियां लिखोगे फिर। सुमित कपूर, सवाल ज़्यादा हैं थोड़े आज। सुमित कपूर कहाँ है, हाँ, इन करेंट वॉर लाइक कंडीशन मार्केट्स में भी एक्सट्रीम वॉलेटाइल, बिल्कुल वॉलेटाइल होंगे, और इट्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। वॉलेटिलिटी में ना स्टॉक अच्छे मिल जाए, जो जो तुमको नहीं मिल रहे थे, वो देखा लास्ट फ्राइडे को किस तरह के फॉल हुए, सुबह मॉर्निंग के टाइम में 7-8% है ना, तो उसको यूज करा करो अपने फेवर में। सुब्रत, थैंक यू, वंडरफुल सेशन। जे आर ब्लॉग, सर स्टॉक नहीं, अरे मैंने शायद, सॉरी जे आर ब्लॉग, मुझे लगा स्टॉक पूछ रहे हो, बुक्स था वो। सर टेक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, टीच स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी थोड़ा टेक्निकली अलग सा है वो, देखते हैं कभी अगर मौका मिलेगा तो। गजानन हो गया, सर आपने फ्री में सब कुछ बता दिया है, थैंक यू सर जी। विलास चावन, थैंक यू। गणेश दास, सर चैट जीपीटी से जिप फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मिनट लगता है सिर्फ। चैट जीपीटी से जिप फाइल को एक्सेल, तो नॉर्मल से हो जाता है ना वो तो। गणेश दास, यूट्यूब देख लिया करो ना, छोटी छोटी जो चीज़ें नहीं है, मैं अभी भी देख लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं है, मैं यूट्यूब देख के सीख लिया, है ना। थोड़ा सा क्रिएटिव रहो, और बाकी मैंने अच्छे से बता रखा है उसमें, एक्सेल वाला देख लेना प्लीज़, गणेश दास जी। जयदेव शिवा, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल सेशन। हो गया एग्जिट एंट्री दोनों एक साथ लगा सकते हैं क्या सर डिलीवरी में, स्वीटी वर्मा, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। लिमिट
लिमिट ऑर्डर डल जाता है ना, एंट्री के भी लगा सकते हो, एग्जिट का भी लगा सकते हो। यूट्यूब के ना बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, शायद जीरोधा ने खुद ही बना रखे हैं वीडियोज़ ना, वो देख लो, मिल जाएगा आपको। मार्केट एनालिसिस, मार्केट कैप अब 50,000 हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 50,000 के ऊपर है तो ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब आप क्या लॉन्ग टर्म, 20 साल 10 साल, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। सर टेक स्मार्ट मनी मैं देखूंगा बाद में कभी, ये हो गया ये ऊपर नीचे। हिंदी बुक कौन सी बाय करें, हिंदी बुक के बारे में बताता हूँ निरंजन। वर्ल्ड सर कब है, अब तो हो गया जगवीर सिंह, अब दोबारा जो होने वाला है जैन फेम में, शायद मोस्ट लाइकली मेरी बुक जो है उस टाइम पे लॉन्च होगी। और बुक मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, एडिटिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, उस टाइम तक रेडी हो जाएगा। तो मैं बुक फेयर में रहूँगा, 6 या 7 दिन का होता है शायद, 7 दिन में मिलूँगा वहाँ पे। उस टाइम पे मिलने का, खासकर जो दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं ना, वहाँ पे मिल सकते हैं हम लोग। प्रशांत आचार्य, स्मार्ट मनी कभी सोचते हैं, अभी अभी तो नहीं है ना। सर अभी ज्वाइन किया चैनल, स्वीटी वर्मा, आफ्टर सीइंग योर पॉडकास्ट विद विजय सर, बुक्स से नहीं डरती। अच्छा, बुक्स पढ़ा करो। सर हो गया ये सारा, थैंक यू। मेरा नाम सपना सिलीगुड़ी से है, से एस बी टेक जी। सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि निफ्टी 500 स्टॉक ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, बट फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। विजेंद्र विजेंद्र नाथ शुक्ला, आप ये देखना कि फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए वो स्टॉक, है ना। सुमित कपूर, थैंक यू। विजेंद्र सिंह सर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने बता दिया पहले, ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड, और कुछ सवाल वगैरह है तो। ठीक है, आई थिंक हो गया सबको। सर पब्लिश योर बुक इन इंग्लिश, हाँ प्रशांत, मेरी बुक तो इंग्लिश में ही होगी, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि साथ साथ में ना हिंदी और एक लैंग्वेज और, शायद हम सोच रहे हैं मराठी, एक दो लैंग्वेज और साथ होगी, शायद 1-2 महीने का डिफरेंस होगा। बट हाँ इंग्लिश में तो है फॉर श्योर, बहुत मोटी बुक नहीं है, और छोटा सा, आई थिंक 240 या 200 पेज अराउंड होगा, सिंपल और इजी टू रीड काइंड ऑफ। सर आप इसके अलावा भी ट्रेड लेते हो क्या, अगर क्या लाइक टेक्निकल बेसिस पर अगर लेते हो। देखो, एनीम नेक्सस जोन, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, आपको सिंपल एक चीज़ बताया मैंने कि इस तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मैं टेक्निकली भी करता हूँ, ये नहीं बोलूँगा मैं नहीं करता। टेक्निकली जो स्टॉक आते हैं ना, उनका फंडामेंटल भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल। मेरा जो बिलीव सिस्टम है, मैं ये सोचता हूँ कोई भी स्टॉक ना मेरे पोर्टफोलियो में होने के लिए ना सर्टन क्राइटेरिया उसके होने चाहिए। फ़र्क क्या होता है दोनों में, अब स्क्रीनर पे मान लो सारी चीज़ें अप्लीकेबल होता है तब होता है, मैं एक दो स्किप कर लेता हूँ या 2-3 स्किप कर लेता हूँ कि ये चीज़ अगर नहीं है तो चलेगा, मेरे लिए चलेगा करके, है ना। मैंने कुछ और बहुत अच्छा देख लिया, मैंने उनका एनुअल रिपोर्ट पढ़ा या कुछ पढ़ा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो उस केस में कर लेता हूँ, बट सिर्फ टेक्निकल देख के नहीं करता, ये देख लेना तुम। निरंजन हिंदी में भी होगा, बुक ना हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एक दो लैंग्वेज और भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं, है ना। हिंदी में एडिटिंग कर सकते हो आप, उदयपुर, मैं बताता हूँ, है ना। ट्रांसलेशन बोलते हैं ना, हम ट्रांसलेट करवाते हैं बुक को, तो उसमें देख लेंगे। सॉरी सर आई मिस द लाइव सेशन, कोई बात नहीं, इसको तो अपलोड कर दूंगा अभी जैसे ही होगा ना, इसके बाद अपलोड करूंगा। आई थिंक क्वेश्चन सारे हो गए, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, दो चीज़ें, क्वेश्चन सारे मोस्टली हो ही गए हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वाला वीक आने वाला है उस वीक में थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इज़राइल वगैरह का सिचुएशन है, तो केयरफुली रहो, मतलब केयरफुली ट्रेड करो। जो स्टॉक जो है ना, एक छोटा सा उसमें स्ट्रैटेजिकली चेंज कर सकते हो आप लोग। मान लो कोई स्टॉक लेना था आपको, आपके आ गया टेक्निकल वगैरह पे, तो आपको मान लो उस पर 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो ट्रांचेज में कर लो, 2 बार में कर लो या 3 बार में कर लो, एक साथ नहीं करना इस वाले सिचुएशन में, है ना। क्योंकि आप 1 लाख करोगे, मान लो उसी दिन ही 8% हिट हो गया, वो भी नहीं होना चाहिए ना। इस तरह के फॉल हो रहे हैं, क्योंकि आप फ्राइडे मॉर्निंग का फॉल देखो, 7-8% गिर गए स्टॉक ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप करो 10 लाख, 1 लाख अगर एक स्टॉक पे लगाना है तो 3 टाइम्स पे कर लो या 2 टाइम्स पे कर लो, इंस्टेड ऑफ एक ही बार में पूरा लगाना, वो नहीं करना है ना। बुक्स अमेजोन पर मिलेगी, आपकी बुक बिल्कुल मिलेगी। हम बहुत बड़े पब्लिशर हैं, हम लोग हर जगह हम ही, मतलब अपना ही बुक्स होते हैं, सब मिलेगा। सर आप एक्सटर्नल रेटिंग देखते हैं? एक्सटर्नल रेटिंग, ब्रोकर रेटिंग की बात कर रहे हो तो मैं नहीं देखता हूँ, उसमें बिलीव भी नहीं करता मैं। ब्रोकर के बारे में, मैंने ब्रोकरेज हाउस में काम किया हुआ है और मैं मतलब ब्रोकर्स को हैंडल किया हुआ है मैंने। वो हमसे ही पूछ, मतलब कंपनी का जो रिपोर्ट निकालते हैं ना, रेटिंग होता है, उन्हीं से पूछ के लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एडिशंस होते हैं तो कंपनी, तो कोई अपने बारे में ख़राब क्यों बोलेगा ना। तो वो रेटिंग ठीक है, अगर अच्छा है तो किसी का, नहीं है तो तब भी चलेगा, बस फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए। एनिमी नेक्सस जोन, तो सर ऐसा स्क्रीनर भी बना हुआ है या फिर रैंडम स्टॉक? अच्छा, आप टेक्निकली पूछ रहे हो। मैं बहुत सारे देखता हूँ, मैं सैटरडे संडे में जब टाइम मिलता है मुझे, तो मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को देखता हूँ कि किस किस में ब्रेकआउट्स हुए, इस तरह के हैं ना, मिल जाते हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो उन्हीं में अगर कोई दिखता है, स्कैन करते करते 50 देखने के बाद 2-3 तो टकरा जाते हैं ना, आप देख सकते हो। आप ऐसा, अच्छा, विजेंद्र नाथ, देखो मिलेंगे, सबको सबको मिलेंगे बुक फेयर के आसपास। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, कुछ पता नहीं है क्यों, थोड़ा गड़बड़ है मामला ना। बट हाँ, मैं बुक फेयर में सबको मिलूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। प्रशांत आचार्य, सर योर ट्रेडिंग स्टाइल इज वेरी गुड एंड ऑथेंटिक, थैंक यू प्रशांत। बुक अमेजोन पर मिल जाएगी। गुंजन शुक्ला, सर टेक्निकल एनालिसिस के लिए स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करते हो या एक एक करके देखते हो? मैंने बताया आपको। ठीक है, डन। गुड ट्विटर पोस्ट जगवीर। दोनों बैंक लोन एक्सटर्नल रेटिंग, अच्छा वो क्रिसिल वगैरह की रेटिंग कह रहे हो? हाँ हाँ, वो देख लिया करो, वो तो मिल जाता है ना, स्क्रीनर के नीचे होता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें क्रिसिल वगैरह की रेटिंग रेटिंग होती है उसमें। अच्छा, काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ सबको। जब आप स्टॉक देखते हो ना, उसके नीचे कई सारे, सबके तो नहीं मिलेंगे, कई सारों के ना होते हैं, क्रिसिल के रेटिंग होती हैं, तो उसमें ना पूरा बिजनेस वगैरह को ना 2-3 पेज में बड़े अच्छे से लिखे हुए होते हैं, तो वो देखोगे तो आपके लिए एक एड ऑन है वो। गजानन सर, आपका बुक कब आने वाला है? दिसंबर, जैन मैक्सिमम, जैन तक आ जाना चाहिए, टाइम नहीं मिलता लिखने के लिए इसलिए। दीपांजलि कदम, स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए एक अच्छा सा हिंदी बुक बता दो। मुझे ऐसा स्पेसिफिक कोई याद नहीं है स्विंग ट्रेडिंग के लिए हिंदी में, बट हाँ मैं हिंदी में 2-3 बुक बताऊंगा, ट्विटर पोस्ट पे भी और चैनल पे, टेलीग्राम वाले पे, और आप लोगों को वैसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। हाँ बुक डालता हूँ फिरोज। मैं, मुझे पता नहीं हिंदी में कितने अवेलेबल हैं, जो भी होंगे ना 3-4 में अच्छे अच्छे बुक्स डाल दूँगा। थैंक यू। इसके सारे जो लिंक्स हैं मैंने डाल दिया है, जो आज हम लोगों ने हम डिस्कस किया हमने। और एक काम करो, अगर लास्ट क्वार्टर के जो स्टॉक मैंने बताया है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके 8-10 को खुद खुद देखो कि किस तरीके से ना इनको
मैनेज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि जो आने वाले जो ट्रेड लेते हो ना आपका, वो अच्छा हो जाएगा, जब तक पुराने देखोगे नहीं। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमने अभी देखे सारे स्टॉक, उनके ईएमएज वगैरह में चेंजेस हुए हुए हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होंगे। तो एंट्री एग्जिट वगैरह का मैंने एक फेयर आइडिया दिया है, बड़ा इजी होता है बोलना कि यहाँ एंट्री हो गया है, ये पुराना देख के तो कोई बता देगा ना। तो मैं चाहता नहीं था, बट स्टिल थोड़ा समझने के लिए हमने करा इसको। इसको देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कुछ एसबी टेक डिजिटल सर, मैं स्टॉप लॉस का अगेंस्ट में है सर। ब्लू चिप कंपनी में देखो, ब्लू चिप कंपनी और एसबी टेक के बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अगर स्टॉक हैं, अच्छे मतलब जैसे अब इन्फोसिस है, ये बहुत बड़े स्टॉक हैं। इन्फोसिस है, एसबीआई है, ये जो लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल के लिए आप ले रहे हो, तो उन स्टॉकों में फिर आपको 10 साल के ले रहे हो तो फिर एसएल किस लिए, उसको तो फिर आप नीचे नीचे ऐड करो ना, है ना। तो वेरी लॉन्ग टर्म वेरी गुड स्टॉक पे कोई जरूरत नहीं है। पर जो अपनी स्ट्रैटेजी है, दिस इज फॉर 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स, तो उसमें तो एसएल चाहिए होगा ना। एंड दीज स्टॉक्स आर वेरी वेरी वॉलेटाइल काइंड ऑफ एंड हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो कभी भी ऊपर चले जाते हैं, कभी भी नीचे। 8-8%, 8-10% एक दिन में भी गिर जाते हैं, है ना। तो मिड कैप स्टॉक हैं तो रिस्क तो है ही ना, इसीलिए एसएल की जरूरत है। चलो, हो गया, थैंक यू सो मच।